हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इस टॉपिक में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 1 इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का शेयर किया है, मैं आपको उसका एक जल्दी सी क्विक रिव्यू दे देती हूँ। उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एसे या पैराग्राफ, अगर मैं किसी भी पैराग्राफ और एसे की बात करती हूँ तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक कि उसके अंदर कोई इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ना दे रखा हो। किसी भी पैराग्राफ की ऐसे की अगर हम बात करते हैं तो क्विक रिव्यू में हम ये पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से कि वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है मेन बॉडी और एक होता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी पैराग्राफ और किसी भी एसे की। जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सिमिलरली ये कोटेशन इस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नाम के टॉपिक पे भी सूट अप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड इफ़ वी ऑर्डर सम डिश, अगर वो डिश जो है देखने में आई अपीलिंग होती है, यानी कि देखने में सुंदर होती है, तो आपका खाने का उस डिश को मन करता है, एल्स उस डिश को खाने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता। सेम आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ है। अगर किसी पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले भी किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं। अगर किसी भी पैराग्राफ या एसे में इंट्रोडक्शन आपका अच्छा नहीं होता तो पढ़ने वाले का मन बाकी के पॉइंट्स यानी कि मेन बॉडी और कंक्लूजन की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता। इसीलिए हमें और आपको किसी भी पैराग्राफ का अगर हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सूटेबल और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो फर्स्ट थिंग, ये लाइन यहाँ पर क्या लिखी हुई है? द फर्स्ट थिंग द रीडर सी इट नीड्स टू बी ग्रेट। जैसे कि एक डिश है, इट आई अपीलिंग होनी चाहिए। इसी तरह से किसी भी पैराग्राफ और ऐसे में लिखा हुआ जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इट शुड बी वेरी मच ग्रेट। अब से आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। इन अ पैराग्राफ द फर्स्ट 1 और 2 सेंटेंसेस, जो भी हमारे पहले और दूसरे सेंटेंसेस होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें हमें क्या करना चाहिए? वो कैसे होने चाहिए? वो ऐसे होने चाहिए कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो रीडर है, यानी कि कौन है? जो रीडर है, उसका ध्यान कैच हो सके, उसका ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकें। यानी कि जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उस पैराग्राफ में दिया हुआ इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सशक्त या पावरफुल होना चाहिए कि जो उसका मेन आइडिया है, यानी कि जिस चीज़ को बेस बना के एक व्यक्ति ने अपना इंट्रोडक्शन किसी भी पैराग्राफ या ऐसे का लिखा है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो रीडर है उनका ध्यान, उनका अटेंशन आप अपनी ओर आकर्षित, कैच यानी कि आकर्षित कर सकें। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी इंसान मेन बॉडी और कंक्लूजन को पढ़ना पसंद नहीं करेगा। इस चीज़ के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम कोई मूवी देखने जाते हैं, वंस इन अ ब्लू मून हम कोई मूवी देखने गए, उस मूवी के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था, लेकिन जब मैं मूवी देखने गया तो स्टार्टिंग की मूवी तो मुझे 5-10 मिनट्स की ठीक लगी, लेकिन मतलब ठीक लगी कि जिस एक्सपेक्टेशन से मैं गया था उस एक्सपेक्टेशन से मुझे नहीं लगी। यानी कि जिस एक्सपेक्टेशन से आपने पैराग्राफ या ऐसे को पढ़ना स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन में अगर वो चीज़ आपको नहीं लगती है तो शायद आप मेन बॉडी और कंक्लूजन को नहीं पढ़ते। इसी तरीके से मूवी में अगर आपको स्टार्टिंग की मूवी अच्छी नहीं लगती है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थिएटर से, सिनेमा हॉल से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर स्टार्टिंग की मूवी अच्छी नहीं है तो शायद ब्रेक के बाद जो है या बाद की मूवी अच्छी नहीं होगी। इसी तरीके से किसी पैराग्राफ का अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति आपका कंक्लूजन और मेन बॉडी को पढ़ना पसंद नहीं करेगा। अब सेकेंड बात लेते हैं, इट ऑल्सो गिव्स द पर्पस। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसका एक कारण या उसका एक पर्पस हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंसान बड़ा स्वार्थी है, बड़ा सेल्फिश है। जब तक उसे किसी चीज़ में अपना कोई पर्पस सिद्ध होता हुआ या अपना कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आता या कोई उस चीज़ को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो कोई भी बंदा कोई काम करना पसंद नहीं करता। इंट्रोडक्शन आप ऐसा लिखें कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उस इंसान को अपना कोई पर्पस उस चीज़ में प्रूव होता हुआ नजर आए, उसको एक कारण मिले आपके बाकी के मेन बॉडी और कंक्लूजन को पढ़ने का, तभी वो व्यक्ति आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना पसंद के साथ साथ मेन बॉडी और कंक्लूजन को पढ़ना, यानी कि ओवरऑल आपके पैराग्राफ या ऐसे को पढ़ना पसंद करेगा। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, अगर मैं ऐसे या पैराग्राफ की बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो 5 से 6 सेंटेंस का होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी इंट्रोडक्शन आपका 5 to 6 सेंटेंसेस को एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपने इंट्रोडक्शन अपने पैराग्राफ का या एस्से का लिखा है, इट शुड प्रोवाइड द इनसाइड टॉक। इनसाइड टॉक का मतलब क्या होता है, असल में जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका कोर आइडिया क्या है, उसका मेन आइडिया, उस मकसद या एम या लक्ष्य क्या है उस पैराग्राफ को लिखने का। इट शुड प्रोवाइड एन इंसाइट। इंसाइट मतलब अंदर तक झांकना चाहिए कि इतना पढ़ के उसे समझ में आ जाए कि असल में ये पूरा पैराग्राफ या ऐसे क्या कहना चाहता है। दैट मीन्स जो उसका मेन टॉपिक है, वॉट द मेन टॉपिक इज अबाउट ऑफ द एस्से, यानी कि इंट्रोडक्शन की 5-6 लाइन्स को पढ़ के उसे कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए कि इज इट बेनिफिशियल फॉर हिम टू गो to the second or the third part of the paragraph or not, यानी कि exactly उस पैराग्राफ के अंदर आपको कहना या राइटर का व्यू पॉइंट आपको समझाने का क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इंट्रोडक्शन, मैंने ये तो कहा कि ये होता है, लेकिन अब बात आती है कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए। दैट मीन्स आप कह सकते हैं अ फॉर्मूला, एक मैथ्स की लैंग्वेज में कहें तो एक फॉर्मूला होता है हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन को देते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, या हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कोई भी ये 5-6 लाइन्स को अगर आप लिख रहे हैं तो आपको अपनी 5-6 लाइन को इन 3 पॉइंट्स के अंदर बाइफरकेट यानी कि क्लासिफाइड यानी कि डिवाइड कर देना चाहिए। सबसे पहले यू शुड राइट अ हुक, यानी कि यू शुड हुक अपॉन द थिंग्स। हुक का मतलब क्या होता है, कोई हुक आपने देखा होगा, कोई भी हुक होता है, हुक का काम क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के नज़दीक लाना। हुक क्या करता है, दो चीज़ों को आपस में नज़दीक लाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हुक लगा हुआ है आपकी शर्ट में, ठीक है, या हुक लगा हुआ है आपके किसी ब्लाउज में, तो वो क्या करता है, शर्ट को हुक क्या करेगा, जो होता है आपको बंद करने का, यानी कि दो पोर्शंस जो पार्ट्स हैं आपकी शर्ट के, उन दोनों को क्या करेगा, लिंकअप करेगा। इसी तरीके से आपका पैराग्राफ क्या करता है, पैराग्राफ का जो पॉइंट है आपका हुक, वो भी दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के नज़दीक लाता है। और वो दो चीज़ क्या है आपकी, एक तो हुआ राइटर और एक हुआ रीडर। असल में राइटर रीडर से क्या कहना चाहता है, वो उस पैराग्राफ के थ्रू आपको हुकअप करने की कोशिश करेगा। अब हुकअप का पर्पस क्या होता है, या हुक का पर्पस क्या होता है, टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन, यानी कि पढ़ने वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और उनको ये बताना, उनको टू मेक देम वांट टू रीड, और उनको इतनी जिज्ञासा या इतनी क्यूरियोसिटी पैदा ना कर देना कि वो आपकी पैराग्राफ या एस्से को आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, इसके लिए यू कैन यूज़ एनी कोटेशन, आप कोई कहावत, कोई मुहावरा या किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन या कोई स्टैटिस्टिक्स यानी कि फैक्ट्स और फिगर या आंकड़े, आप उसको अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित या ड्रॉ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू शुड गिव द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। याद रखिए ये सब आपको 5 से 6 लाइनों के अंदर ही करना है। नेक्स्ट, यू शुड गिव द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या देना है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इट शुड गिव अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक। ध्यान रखिए, लिटिल इन्फॉर्मेशन यानी कि एक लाइन में या मैक्सिमम 2 लाइन्स में आपको ये बताना है कि असल में आपका टॉपिक क्या है। आपको अपनी टॉपिक की इम्पोर्टेंस उनके अंदर बतानी है कि मैंने ये टॉपिक लिखा है और ये टॉपिक आपके किस काम का है। डोंट टेल एनीथिंग। अपने इस पार्ट के अंदर यानी कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अपने पैराग्राफ के बारे में सब कुछ भी नहीं बताना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन इज योर थीसिस। अब बात आती है थीसिस। लोग कहेंगे या आप लोग कहेंगे कि मैम थीसिस मीन्स जो हम अपनी पीएचडी या अपने रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं। वेरी ट्रू, ये वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर ये थीसिस वो वाला थीसिस नहीं है। इस थीसिस का मतलब क्या है कि ये जो लाइन्स आप लिखें, ये थीसिस जो चीज़ है ये बैकबोन होती है किसी भी पैराग्राफ की। अब बैकबोन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आप चाहे पैराग्राफ लिखें चाहे एस्से लिखें, आप अपना मेन टॉपिक बताएंगे। मेन टॉपिक का मतलब क्या होता है कि असल में आपने ये पैराग्राफ क्यों लिखा या ये एस्से लिखने का आपका मकसद क्या था। मेक श्योर जो भी आप इसमें बताएं इट शुड बी वेरी मच ओरिजिनल एंड क्लियर। वो ओरिजिनल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ओरिजिनल और क्लियर का मतलब क्या होता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब है कि आपका अपना थॉट होना चाहिए, और इतना क्लियर मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपको खुद क्लियर अप नहीं होगी तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मन की बात नहीं बता सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम और आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। आई होप आपको इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंक्लूजन।
नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन को हम हिंदी में सारांश या एक और कंक्लूजन को हम और आप समरी भी कहते हैं। नाम से ही पता चलता है सारांश मीन्स किसी चीज़ का अंश। सारांश मीन्स किसी चीज़ का अंश, यानी कि जब आपने कोई चीज़ लिखी तो उस चीज़ का सार क्या था, आपका लिखने का मकसद क्या था, वो चीज़ होती है आपकी कंक्लूजन। ये आपका लास्ट पार्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, उसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा बॉडी होता है और तीसरा कंक्लूजन होता है। तो ये लास्ट पार्ट आपका होता है जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सार। ये आपका लास्ट पार्ट होता है जिसे हम और आप कंक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एसे और पैराग्राफ। आप चाहे एसे लिखें चाहे पैराग्राफ लिखें, ये आपका लास्ट पार्ट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट की 2-3 लाइन्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एज कंक्लूजन। अब इससे देखिए एक बात हमारे सामने आई, इंट्रोडक्शन कितने होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 लाइन्स का, और कंक्लूजन कितना होना चाहिए, 1 or 2 सेंटेंस। यानी कि वी शुड मेंटेन ब्रेविटी, वी शुड गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स। दैट मीन्स वी शुड समराइज अप और वी शुड समराइज द टॉप or the topic which we have started in the beginning, and we should club up all the ideas in 1 or 2 sentences. Next, अगर हम इस चीज़ को एक दूसरे और व्यू पॉइंट में देखें तो इट समराइज एंटायर टेक्स्ट, यानी कि जो भी चीज़ आपने अपनी लिखी इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, ये उसका समराइज्ड फॉर्म होता है। समराइज्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, अ क्विक रिकैप, यानी कि जो कुछ आपने इसमें पढ़ा वो चीज़ एक लास्ट में आपको दिमाग में आपके रिटेन हो जाए, रिसाइड हो जाए आपके ब्रेन में, माइंड में, इसीलिए हम कंक्लूजन देते हैं। एंटायर टेक्स्ट का मतलब होता है जो भी आपने अभी तक ऊपर से पढ़ा। इसमें क्या होता है कि इसका मेन फोकस ये होता है कि जो रीडर है उसका फोकस जो मेन आइडिया पर बना रहे कि असल में या एग्जैक्टली हमारा मोटिव क्या था इस चीज़ को लिखने का। नेक्स्ट, इन राइटिंग वन हैज़ टू कंक्लूड। आप अगर कोई भी लिख रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ या एस्से लिख रहे हैं, कंक्लूड करते समय आपको इफेक्टिव वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावित, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, और फ्रेजेस का मतलब होता है कोई कहावत या कोई बात। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपनी बात का एंड अप अच्छे वट वाले, यानी कि प्रभावपूर्ण, यानी कि पावरफुल, यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और फ्रेजेस से करेंगे तो शायद एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एक रीडर के माइंड पर और एक रीडर के हार्ट पर सस्टेन हो पाएगा। नेक्स्ट है, इट कैन लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप एक अच्छा कंक्लूजन देते हैं तो वो एक एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी कि बहुत दिनों तक वो एक अच्छा इम्प्रेशन रीडर के माइंड में, दिल में और दिमाग में रह जाता है। मेक श्योर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन ही उसके माइंड में या हार्ट में फ्रेम आउट होना चाहिए, नेगेटिव इंप्रेशन उसके माइंड में फ्रेम आउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अब क्वेश्चन आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि कंक्लूजन हमारा और अच्छा हो जाए। अगर हम ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं तो हमारा कंक्लूजन हम और अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इट मस्ट रीस्टेट द सेंट्रल आइडिया। इट मस्ट रीस्टेट द सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को दिमाग में रखकर आपने अपना पूरा पैराग्राफ लिखा वो सेंट्रलाइज है, जो थीम था उसको रीस्टेट करें। रीस्टेट का मतलब क्या होता है, एक बार पुनः उस चीज़ को दोहराना। इट शुड बी लेस देन 5 सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा 1 or 2 सेंटेंसेस, मैक्स टू मैक्स 5 से सेंटेंस कम होना चाहिए, और वो 5 से सेंटेंस 6 तक इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। इट मस्ट, रिक्वायरमेंट क्या है, इट मस्ट कंक्लूड थॉट्स। इट मस्ट कंक्लूड थॉट का मतलब क्या होता है, जो भी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, रीस्टेट का मतलब होता है अपने मेन टॉपिक को दोहराना, और कंक्लूड का मतलब क्या होता है, जो मेन बात थी उसका समापन करना। इस चीज़ के लिए आपको डिफरेंट वर्ड्स का भी यूज़ करना चाहिए। जो वर्ड्स आपने अपने इंट्रोडक्शन में, देखिए साफ सी बात है कि कोई बात आप दोहराएंगे इसमें और इसमें, जो बात आपने इसमें कही होगी वही सारांश में आप लेके आएंगे, तो साफ सी बात वो क्या कहती है कि आपको जो वर्ड्स आपने सेम चीज़ इंट्रोडक्शन और बॉडी में यूज़ करे उसका एक सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची आप यूज़ कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट use the same words which you have used in introduction and body of the paragraph or essay. Don't repeat them. दिस मीन्स कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। अगर आप कोई बात कह चुके हैं तो उसे कम से कम बातों में, मतलब ऊपर ही कहिए, उस चीज़ का रिपीटिशन आप यहाँ पे मत करिए, सिनोनिम्स यूज़ करिए। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट लास्ट, नए में, कंक्लूजन देते समय आप कोई नई बात को इंट्रोड्यूस मत कीजिए। जो बात आपने यहाँ कही उसका सारांश दीजिए, लेकिन कोई भी नई चीज़ का रिपीटिशन आप यहाँ पर मत कीजिए। नेक्स्ट कहता है, ऑलवेज रिलेट क्लोजिंग स्टेटमेंट टू द
ओपनिंग स्टेटमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए मैंने स्टार भी लगाया हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका कंक्लूजन है, जब आप कोई चीज़ लास्ट में ख़त्म कर रहे हैं तो उसको ले जाके वहीं पर जोड़िए जो इंट्रोडक्शन में था। फॉर एग्जाम्पल हम और आप मूवीज़ में देखते हैं, मूवी की अगर फर्स्ट सीन में फ्लैशबैक जिसे हम कहते हैं उसमें ये दिखाया कि हीरो की डेथ हो गई, तो अब दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम आउट हो गया कि हीरो की डेथ कैसे हुई। तो जब हम मूवी देखेंगे, पूरी मूवी एंड होती है, लास्ट सीन में दिखाया कि विलन ने हीरो को मारा। दैट मीन्स हम अपने क्लोजिंग को हमने अपने ओपनिंग से जोड़ दिया, जो चीज़ मैंने पहले दिखाई थी वो चीज़ मैंने लास्ट में दिखाई। तो क्या करता है कि हमें और आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट को ओपनिंग स्टेटमेंट से हुकअप कर देना चाहिए। आई होप आपको कंक्लूजन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन क्या होते हैं, यानी कि जब हम कोई इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या एग्जैक्टली उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इट सर्व्स एज अ प्रीव्यू ऑफ द टेक्स्ट। ये क्या करता है, इंट्रोडक्शन हमें एक प्रीव्यू देता है कि असल में कोई पैराग्राफ हमने लिखा तो उसका मेन मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नया मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उसका एक ट्रेलर यानी कि एक शॉर्ट पिक्चराइजेशन आपके टीवी पे फ्लैशअप होने लगता है, जस्ट इसलिए आपको अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द सिनेमा हॉल। इट सर्व्स एज अ ट्रेलर। ट्रेलर का मतलब क्या होता है, वो एक प्रीव्यू का या एक टेक्स्ट के एक इंट्रोडक्शन जो होता है, एक ओवरव्यू आपको देने का काम करता है। नेक्स्ट, इट शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रैब करे। ग्रैब का मतलब क्या होता है, आपका मन अपनी ओर, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। नेक्स्ट, इट शुड डेवलप एन इंटरेस्ट इन द रीडर का इंटरेस्ट यानी कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए किस चीज़ के लिए, कि वो बाकी का जो टेक्स्ट है, बाकी का जो भी आगे पैराग्राफ लिखा हुआ है उस चीज़ को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। दैट मीन्स अगर आपने कोई लाइन लिखी है तो ऐसा लाइन लास्ट में छोड़िए कि वो बंदे के दिमाग में उस लाइन को पढ़ के क्वेश्चन मार्क आए, तभी वो नेक्स्ट लाइन को पढ़ने के लिए मजबूर होगा, एल्स वो नेक्स्ट लाइन आपकी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, इट शुड एक्ट एज अ मैप डायरेक्टिंग द रीडर्स इनटू द टेक्स्ट, यानी कि एक मैप का काम करे। मैप का काम करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक मैप आपको गाइड करता है कि इसके बाद क्या आना है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे कहाँ जाना है, यहाँ पे कहाँ जाना है, जैसे जीपीएस के थ्रू हम करते हैं। इसी तरह इंट्रोडक्शन क्या करता है, ओवरव्यू देता है कि इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको क्या मिलेगा और इसके बाद आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इट शुड डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द टॉपिक ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि क्या करना चाहिए, ये एक पर्पस भी हमें देना चाहिए। किस चीज़ के लिए पर्पस देना चाहिए, और स्कोप देना चाहिए कि एग्जैक्टली जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसका कारण क्या है, हमने ऐसा क्यों किया है, और उसका स्कोप यानी कि पढ़ने वाले रीडर के आगे वो चीज़ क्या काम आएगी। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या कहता है, इट शुड सर्व एज अ समरी ऑफ द टेक्स्ट। इट शुड सर्व एज अ समरी ऑफ द टेक्स्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंक्लूजन मीन्स सारांश। वो क्या करता है, वो समरी का यानी कि किसी चीज़ को एंड अप करने का काम करता है। एग्जैक्टली आपने उसके अंदर क्या पढ़ा ये हम कंक्लूजन के अंदर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड। अब लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड का मतलब क्या होता है, लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स माइंड का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके दिमाग पर, दिल पर पड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या करता है, इट शुड ब्रिंग द रीडर्स अगैन टू द फोकस ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप कुछ भटक गए हैं, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में पढ़ा है, तो एक क्विक रिव्यू आपको उसके अंदर लास्ट में मिल जाए, ताकि जो रीडर है उसका ध्यान पूरे टेक्स्ट की ओर बना रहे कि असल में आपने ये जो भी लिखा इसको लिखने का मकसद आपका क्या था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने इस पर स्टार लगाया है, डज नॉट ऐड एनी न्यू आइडिया बट री एम्फसाइज द स्टेटेड आइडियाज, यानी कि आपको कोई भी नया आइडिया इस टाइम पर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट करता है, आपने जो बात कह दी है उस चीज़ पर ही आपको प्रभाव डालना चाहिए, और एक कोई भी नई चीज़ आपको उसके अंदर इंक्लूड या एडअप नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अगर आप कोई भी एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका पहला पॉइंट, आपका क्या कहता है, डू कीप योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शॉर्ट।
जो भी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन कोई भी चीज़ होती है तो वो 5 से 6 लाइन्स का होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने अपना पैराग्राफ लिखा, इट शुड बी वेरी मच शॉर्ट, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इट शुड समराइज विद इन 5 to 6 लाइन्स। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बाइफर्केशन में क्या दिया हुआ है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल बट फॉर मोस्ट टाइप ऑफ फीचर्स एंड ब्लॉग पोस्ट 3 to 4 सेंटेंसेज इज अ रीजनेबल गोल। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि कोई हार्ड और फास्ट रूल तो नहीं है, हम मैक्सिमम 5 से 6 लाइन्स के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कोई भी फीचर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो इंट्रोडक्शन में हम 3 से 4 सेंटेंसेस में ही हमारा गोल होना चाहिए कि हम अपनी बात को 3 से 4 सेंटेंसेस के अंदर भी समअप कर दें। नेक्स्ट क्या कहता है, डू नॉट वेस्ट वर्ड्स। कभी भी आपको अपने वर्ड्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वर्ड को वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी कहा उनको कभी भी आपकी बात को रिसीवर कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले, आपकी बात को रिसीवर कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले। अच्छा ठीक है, ये तो कह रहा है तो कहता ही रहेगा। आपके वर्ड्स बिल्कुल भी बेकार नहीं होने चाहिए। गेट रिड ऑफ द फिलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फिलर वर्ड्स और फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, फिलर्स का मतलब होता है रुकावटें। आपको अपने जो भी वर्ड्स एक फालतू के वर्ड्स होते हैं या जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे वर्ड्स को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज अ गुड टू प्रैक्टिस एंड क्रिस्प राइटिंग इन द जनरल बट इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन एन ओपनिंग पैराग्राफ टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। अब वो क्या कहता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, कोई भी वुड को अगर हम रगड़ते हैं या कुछ करते हैं तो हम उसके एजेस को क्रिस्प करते हैं, फाइन करते हैं, जिससे किसी को चोट ना लगे। इसी तरीके से अगर हम और आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें और आपके को उसके जो भी वर्ड्स हैं उनको क्रिस्प कर देना चाहिए। क्रिस्प करने का मतलब क्या होता है, उनको बहुत अच्छा बना देना चाहिए राइटिंग को, जिससे कि क्या होगा कि अगर आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ है, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, वो आपके रीडर का अटेंशन का मतलब क्या होता है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो इतना अच्छा आपने लिखा होना चाहिए कि पढ़ने वाले व्यक्ति का ध्यान आपके उन्हीं बातों पर वो आकर्षित हो, यानी कि आपको फालतू के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, डू कंसिडर एलिमिनेटिंग फर्स्ट सेंटेंसेस। अब क्या कहता है कि हमें और आपको फर्स्ट सेंटेंस को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। नेक्स्ट इसका मतलब क्या होता है कि द फर्स्ट सेंटेंस और इवन फर्स्ट 2 or 3 सेंटेंसेस इज ऑफन अ सॉर्ट ऑफ राइटर्स वार्म अप। राइटर्स वार्म अप का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, आप रेस में दौड़ रहे हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि जाओ पहले वार्म अप करके आओ। कोई गेम को आप खेलने वाले हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप वार्म अप करके आओ। वार्म अप करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को अगर आपकी बॉडी एक्टिव मोड में लेके आओ। इसी तरीके से वो क्या कहता है कि हमें और आपको एलिमिनेट यानी कि फालतू की चीज़ों को हटा देना चाहिए फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, और हमें और आपको कुछ ऐसे वार्म अप यानी कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखने चाहिए जिससे पढ़ने वाले व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाए। कट इट एंड सी इट मेक्स इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्गर। अगर आप क्रिस्प फाइन सेंटेंसेस को यूज करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगा, यानी कि आपको वार्म अप यानी कि उसके स्टार्टिंग से ही आपको अच्छे से किसी चीज़ की स्टार्टिंग करनी, इंट्रोडक्शन की किसी भी पैराग्राफ की करनी चाहिए। डू नॉट ओवर सेल इट। कहते हैं हिंदी में अति बहुत बुरी। इसी तरीके से वो क्या कहता है, अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई बात लिखी हुई है, तो उस बात को हमें ओवर सेल नहीं करना चाहिए। ओवर सेल का मतलब ये होता है कि बार बार उस चीज़ का रिपीटेशन हमें और आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का बार बार रिपीटेशन करते हैं तो क्या होता है, पढ़ने वाले व्यक्ति को या सुनने वाले व्यक्ति को आपकी बातें बोर लगने लगती हैं। आप क्या कहते हैं, अरे ये तो हमेशा एक ही बात कहता रहता है, तो आपका मन पढ़ने वाले व्यक्ति को या सुनने वाले व्यक्ति को नहीं करता आपकी बात को सुनने का। वो क्या कहता है, अच्छा चल कुछ नया बता। तो क्या कह रहा है, जो भी बात आप एक बार कह चुके हो उस चीज़ को वापस आपको कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट नहीं करने का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी स्टूडेंट से, दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारी तैयारी कैसी है, तो उसने कहा यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। जब भी जिस भी एग्जाम में आप उससे पूछते हो, हर एग्जाम में वो आपसे एक ही बात कहता है, यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, वो हमेशा ओवर सेल करता है, एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। तो इससे क्या होता है, पढ़ने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो एक उसकी बात में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि उसको लगता है कि यार हमेशा यही बात बोलता है, जैसे कि मैंने अभी भी आपसे कहा। लेकिन इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन राइटर्स जजमेंट। अगर आप किसी बात को दोहराव कर रहे हो, रिपीट पहली बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि आपको रिपीट करना पड़ रहा है तो मेक श्योर आप सिनोनिम्स का यूज़ करें। और आप रिपीट इसलिए करते हो क्योंकि वो एक एवर लास्टिंग एक बात, आपका मेन जो सारांश है वो अपने रीडर के माइंड पर देना चाहते हो। तो क्या कह रहा है,
whatever we promises in the opening paragraph make sure we decide in the post itself। जो भी हमने वाक्य या जो भी बात हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कही थी उसी बात का जस्टिफिकेशन आपको मेन बॉडी और कंक्लूजन में देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बात आपने प्रॉमिस करी, जो भी बात आपने कही, वो चीज़ लास्ट तक आपके रीडर को समझ में आ जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आपका पूरा पैराग्राफ वो पढ़ ले तो उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह उसके दिमाग में ना बने, उसको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट कहता है डू ट्राई ड्राफ्टिंग द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल बिफोर वर्किंग ऑन द इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि कहते हैं ना तैयारी जीत की। अगर आप एक पैराग्राफ अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पैराग्राफ को पहले अच्छी तरीके से ड्राफ्ट कर लेना चाहिए। ड्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है, आपको सारी चीज़ों को पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए, उसकी रूपरेखा बना के रखनी चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ कब कब कहाँ पर लिखूंगा और कौन से सेंटेंस को कौन से सेंटेंस के साथ में हुकअप करूंगा। कहने का मतलब ये लिखने से पहले, इंट्रोडक्शन को लिखने से पहले आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तभी आपका मेन बॉडी और लास्टली आपका कंक्लूजन भी अच्छा होगा। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो कभी भी मेन बॉडी और कंक्लूजन आपका अच्छा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बिफोर वर्किंग, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी आर्टिकल, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी एस्से को आपको लिखने के लिए से पहले आपको उसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन या किसी भी पॉइंट की ड्राफ्टिंग कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ आर इंट्रोडक्शन डज नॉट फ्लो फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट विद अ प्लेस होल्डर एंड राइट द ओपनिंग पैराग्राफ आफ्टर द आर्टिकल इज कंप्लीट। कहने का मतलब ये है जब आप पूरी चीज़ की रूपरेखा बना लो, पूरा आर्टिकल आप लिख लो, तब आपको किसी चीज़ की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, यानी कि आपको कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप तैयारी करके रखते हैं तो आपको ये नहीं खोजना है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, अब मुझे ये नहीं खोजना है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। आप एक फ्रेम आउट कर लेते हो, सारी तैयारी कर लेते हो, तो आप ढंग तरीके से काम कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम टाइम में आपको टाइम टेबल बनाते हो आप, ठीक है, कि मैं आज ये पढ़ूंगा, आज ये पढ़ूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना शुरू करते हो, यानी कि आपने किसी भी चीज़ की ड्राफ्टिंग पहले से ही करके रख ली। इससे क्या होता है, आप और हम कंफ्यूज नहीं होते, आप और हम ठीक तरीके से अपना काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होता है कि आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाइंड अप हो जाता है। आई होप आपको पार्ट 1 में और इस पार्ट 2 में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पार्ट 1 सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए बताया था कि असल में इंट्रोडक्शन क्या होता है, और ये जो पार्ट 2 है इसमें मैंने एग्जैक्टली आपको सारा डिटेल्ड बताया है कि एग्जैक्टली आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होता है। अगर आप ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आई होप आपका कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी एस्से हो, आपका हमेशा अच्छा लगेगा। मेक श्योर, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये एक बॉडी में माइंड और हार्ट का काम करते हैं। अगर ये अच्छे होंगे तो क्या होगा, आपका पूरा पैराग्राफ और अच्छा होगा। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आपका मेन बॉडी और कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।